निराला ने अमर कथा शिल्पी प्रेमचंद के बारे में कहा था, हिंदी के युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न, अंतर प्रांतीय ख्याति के हिंदी के प्रथम साहित्यिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से वीर की तरह लड़ने वाले उपन्यास संसार के एक छत्र सम्राट, रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनीषियों के समकक्ष, जनवादी लेखक और सरल इंसान प्रेमचंद की जन्म शताब्दी 31 जुलाई 1980 को संपन्न हुई। विश्वविख्यात साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लमही में हुआ था। यह है शहर वाराणसी और उसका पांडेपुर चौक। इस चौक से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर कुछ किलोमीटर दूर है गांव लम्हे, जो आज साहित्यकारों, कलाकारों के लिए तीर्थ बन गया है। आइए चलें लम्हे। लम्हे जाने वाले मार्ग का नाम है प्रेमचंद मार्ग। प्रेमचंद मार्ग से लम्हे जाने वाली ये छोटी सड़क 1970 में बनी। इससे पहले मात्र ऊबड़ खाबड़ रास्ता हुआ करता था। ये रास्ता गवाह है उन अनेक संघर्षों का जो प्रेमचंद अपने जीवन में करते रहे।
अभाव से संघर्ष, अन्याय से संघर्ष, सत्ता और प्रतिष्ठान से संघर्ष। और ये है गांव लम्ही, प्रेमचंद की जन्मस्थली। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण मगर आर्थिक रूप से उपेक्षित और अविकसित। कुंदी, कायस्थ, कुम्हार, कहार और मुसलमानों के करीब 100 परिवार लम्ही में रहते हैं। मुख्य पेशा खेती है, लेकिन कुछ लोग शिक्षा प्राप्त कर दूसरा रोजगार भी कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर किसान अभी भी मोट से सिंचाई करते हैं। नहर, नलकूप की सुविधा अभी इस गांव को नहीं मिल पाई है। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों का तमाम वातावरण और उनके पात्र लम्ही और लम्ही वासियों में साफ देखने को मिलते हैं। ठीक उसी जगह प्रेमचंद की प्रतिमा स्थापित की गई है जहां उनका पुश्तैनी मकान था। उस कोठरी का एक दुर्लभ चित्र जिसमें प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उसी के स्थान पर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रेमचंद की प्रतिमा स्थापित की गई। पुश्तैनी मकान की तमाम जमीन प्रेमचंद के परिवारजनों ने नागरी प्रचारणी सभा को दी। पुराने घर के इस प्रांगण में एक कमरे का प्रेमचंद पुस्तकालय है, जिसकी दशा शोचनीय है। वहां कुल 50 पुस्तकें भी मुश्किल से हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्वास्थ्य केंद्र भी यहीं पर है। पुश्तैनी मकान की याद स्वरूप बस यही एक खंडहर बचा है। शेष सब बिखर चुका है, ढह चुका है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक प्रेमचंद लम्ही के पास एक दूसरे गांव में मौलवी साहब के पास पढ़ने जाते थे। पढ़ने से ज्यादा खेलने में उनका मन अधिक रमता था। वे रास्ते में सिपाहियों की कवायद देखते, पेड़ों से फल और खेतों से मटर चुराते। देर होने पर पिटाई के डर से मौलवी साहब के लिए टिड्डियां पकड़कर ले जाते, जो उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ते का काम करते। पिता के साथ वे गोरखपुर गए और यहाँ बिताए बचपन के दिन उनकी स्मृति में
अत्यंत प्रिय दिनों के रूप में जीवन तक की शिक्षा प्राप्त की। हुआ। बाल विधवा शिवरानी देवी से प्रेमचंद का दूसरा विवाह 1906 में हुआ। कायस्थ बाल विवाह उद्धारक नामक पुस्तक पढ़कर ही प्रेमचंद को इस विवाह के लिए प्रेरणा मिली। 1896 में किया गया पहला विवाह निजी कारणों से असफल हो गया था। पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा 1907 में छपा, जो उनके उर्दू उपन्यास का अनुवाद था और जो उन्होंने बाबू नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा था। स्वाधीनता आंदोलन से गहरे तक प्रभावित 27 वर्षीय प्रेमचंद के पहले उर्दू कहानी संग्रह सोज़े वतन का प्रकाशन 1908 में हुआ। इस संग्रह का विज्ञापन उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में छपा। इस संग्रह की कहानियां देशभक्तिपूर्ण थी, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया और उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी। सोज़े वतन पर प्रतिबंध लगने के पहले वे बम्बू, धनपत राय, अफसाना कुहन, नवाब राय आदि के नामों से लिखते रहे, लेकिन जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने अब प्रेमचंद नाम ग्रहण कर लिया। इस नए नाम से प्रकाशित होने वाली उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। सरस्वती अपने समय की बेहद मशहूर और प्रतिष्ठित पत्रिका थी। सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में उनकी पहली हिंदी कहानी प्रकाशित हुई और अपने समय की बहुचर्चित कहानी बनी। कहानी का नाम था सौत। अगस्त 1916 को गोरखपुर में उनके बड़े बेटे और आज के प्रसिद्ध कहानीकार श्रीपत राय का जन्म हुआ। इसी दिन प्रेमचंद का गोरखपुर तबादला हुआ था। यहीं पर प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी से उनका परिचय हुआ, जो जीवन भर घनिष्ठ संबंधों के रूप में चला। पहला हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जो समीक्षकों में बेहद चर्चित रहा। ये कहानियां चौंकाने वाली थीं, क्योंकि ये किस्सा गोई के पुराने धर्रों से अलग थीं। इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए पंडित मन्नन द्विवेदी ने प्रेमचंद की तुलना
महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर से की थी। पहली बार बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ उपन्यास सेवा सदन का प्रकाशन दिसंबर 1918 में हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता से हुआ। आठ फरवरी 1921 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के लिए राष्ट्र का आह्वान करते हुए गोरखपुर आए। बीमार होने के बावजूद प्रेमचंद सपरिवार उनका भाषण सुनने गए और प्रभावित हुए। गांधी जी के आंदोलन का उन पर गहरा असर पड़ा और उससे प्रेरित होकर उन्होंने 16 फरवरी 1921 को 21 वर्ष पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सरकारी गुलामी से मुक्त हुए। सरकारी नौकरी से मुक्त होकर और बनारस लौटकर उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, क्योंकि इसके संपादक बाबू संपूर्ण नंद राष्ट्रीय आंदोलन में जेल चले गए। अपनी स्थिति से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और कुछ भी करके अपना प्रेस लगाना चाहते थे। आखिरकार कर्ज लेकर और जमा पूंजी से उन्होंने बनारस में अपना प्रेस लगाया, सरस्वती प्रेस। बनारस के कई इलाकों में ये प्रेस रहा। उनमें से एक भवन अभी आपने देखा, जिसमें आज एक निदान केंद्र चल रहा है। वह दरवाजा जहां से प्रेमचंद भवन के अंदर जाते थे। जहां आज दवाइयों की शीशियां और स्वास्थ्य परीक्षा के उपकरण हैं, वहीं पर था प्रेमचंद का प्रेस। भवन की ऊपरी मंजिल को आज आधुनिक रूप दे दिया गया है। आज जो कमरे खाली और सुनसान हैं, उन्हीं में गूंजता था प्रेमचंद का मुक्त हास। अब केवल स्मृतियां शेष हैं। इसी समय उन्होंने अपने गांव लम्हे में अपनी पसंद का मकान बनवाया, जो उनके पुश्तैनी मकान की जगह के एकदम पास है। बीच में है एक पतली गली। (1924) में बना ये 2 मंजिला मकान अपने समय का एक अच्छे डिजाइन का मकान है, जिस पर आज ताला पड़ा हुआ है। प्रेमचंद की अनेक अमर कहानियों और उपन्यासों की रचना और रचना प्रक्रिया का गवाह है ये मकान, और साक्षी है उनके जीवन के अनेक कोमल और दुखद क्षणों का। लेकिन आज ये मकान सरकार, समाज
और प्रेमचंद का गौरव गान करने वाले अनेक लोगों की उपेक्षा का शिकार है। इस मकान के भीतर के हिस्सों का सार्वजनिक प्रदर्शन इस फिल्म के माध्यम से ही संभव हुआ है। बाहर से बंद मकान के भीतर है झाड़ झंकार, खालीपन, सन्नाटा और उदासी। पलस्तर उखड़ी दीवारों की एक एक ईंट प्रेमचंद ने बड़े अरमान से चुनवाई थी। हमारे कैमरा दल के साथ ही भीतर से पहली बार इस मकान को कुछ युवा पत्रकारों ने भी देखा। मकान में प्रेमचंद जी के दैनिक उपयोग की चटाई जैसी चीजें आज भी मौजूद हैं। मकान की ऊपरी मंजिल का एकमात्र कमरा, जिसमें प्रेमचंद की आराम कुर्सी अपनी जगह पर आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है। मकान खाली है, पर एकदम खाली नहीं। उसमें अभी भी उर्दू और गुजराती की अनेक पुस्तक पत्रिकाएं खस्ता हाल में मौजूद हैं, जो छत से टपकते हुए बारिश के पानी में सड़ गई हैं और उनमें दीमक लग गई है। ये मकान जब वो सन 1924 में बनवाया और इसको सुबह सुबह उठते थे तो लोटा पानी ले करके चले जाते थे पैखाने और बांध बिगवा के पास तक जाते थे। वहाँ से लौट कर आते थे, फिर बेतुन कुल्ला करके थोड़ा कुछ नाश्ता करके लिखने बैठ जाया करते थे। शाम के वक्त फिर वो शाम के वक्त एक पत्थर पर बैठा करते थे और हम लोग भी बैठा करते थे। कुछ नसीहत हम लोगों को उपदेश दिया करते थे कि देखो ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, यही सब बतलाया करते थे। एक बात वो एक दफे सन 1932 में वो हमें कहे थे कि देखो एक जमाना आएगा जब जमींदारी प्रथा रहेगी नहीं, वह टूट जाएगी और खेत उन लोगों के पास रहेगा जो लोग खुद जोतेंगे बोएंगे। उस समय हम लड़कपन था, उसका ख्याल नहीं किए, लेकिन आगे आकर के जब हम देखा कि जमींदारी प्रथा टूट गई और खेत पर उन्हीं लोगों का कब्जा हो रहा है जो लोग खेती कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आया कि देखिए बब्बा हमें सन 32 में ये बात कहे थे और आज वो बात सच निकल गई। इस मकान और प्रेस के खर्च ने प्रेमचंद को आर्थिक संकट में डाल दिया। साल भर में ही प्रेस में जबरदस्त घाटा हुआ और मजबूर होकर वे अंततः सितंबर 1924 में नौकरी करने के लिए लखनऊ पहुंचे। अपनी प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी लिखी, जो उसी वर्ष माधुरी में छपी। इसी कहानी पर बाद में विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी पहली बहुचर्चित हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बनाई। बादशाह सलामत, राजपाट छोड़ दी सरकार। गोरे लोग हमरा बादशाह हो गया। कौनो लड़क नहीं, बंदूक कौनो नहीं चलावत। तुम ठीक कह रहे हो कल्लू, न कोई गोली चलेगी न कोई जंग होगी।
वाजिद अली शाह अपना वादा पूरा करेंगे। आज से 3 दिन बाद 7 फरवरी 1856 को अवध पर अंग्रेजी कब्जा हो जाएगा। जाने आलम अपनी महबूब लखनऊ नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे।